कि मैक्लेफार्टी रीअरेंजमेंट किस तरह के कंपाउंड्स में देखी जाती है। सो कुछ 5 या 6 तरह के एग्जांपल्स हैं या ऐसे कुछ क्या कंपाउंड्स हैं जिनमें ये ऑब्जर्व होती है। सो राइट डाउन, इट इज सीन इन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, amines, unsaturated compounds, and substituted aromatic compounds. इस सेक्शन से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। Now let's see what is मैक्लेफार्टी रीअरेंजमेंट। सो मैक्लेफार्टी रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जनरली हम बी फार्म लेवल पे जो एग्जांपल लेते हैं वो एल्डिहाइड या कीटोन का। ओके, सो मैक्लेफार्टी रीअरेंजमेंट में आपके बी फार्म के लेवल पे हम एग्जांपल लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स का। सो यहाँ पे भी हम उसी को कंसीडर करेंगे। तो मैक्लेफार्टी रीअरेंजमेंट में क्या होता है, आपका माइग्रेशन होता है गामा हाइड्रोजन का, which is followed by and this rearrangement leads to the elimination of न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि जो माइग्रेशन होता है मैक्लेफार्टी रीअरेंजमेंट में वो किसका होता है, अल्फा बीटा गामा कौन से हाइड्रोजन का। सो यू हैव टू करेक्ट दी राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। और क्लीवेज होता है बीटा बॉन्ड का। सो ये दोनों है यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ लुक एट द रिएक्शन। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एल्डिहाइड जिसमें हम ब्यूटेनॉल का एग्जाम्पल ले रहे हैं। सो अगर हम ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाएं थोड़ा सही से, सो इट वुड बी लाइक C डबल बॉन्ड O H CH2 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 और यहाँ पे हम एक अलग से H मतलब इसी के साथ ही है, इसी वाले C के साथ ही है, बट हम इसको जस्ट अलग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं समझने के लिए। अब आपको इतना पता होगा कि ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है CHO, इसके साइड वाला जो कार्बन होता है डायरेक्टली अटैच, इट इज अल्फा, उसके साइड वाला बीटा एंड उसके साइड वाला गामा। अब अगर आप देखोगे डेफिनेशन में, सो डेफिनेशन क्या बोलती है, माइग्रेशन ऑफ गामा हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे जो होगा, जो छेड़छाड़ होगी, जो रीअरेंजमेंट होगा वो किसके साथ होगा, इस वाले हाइड्रोजन के साथ। ओके, माइग्रेशन ऑफ गामा हाइड्रोजन एटम विच इज फॉलोड बाय द क्लीवेज ऑफ बीटा बॉन्ड। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बीटा बॉन्ड कौन सा होगा, ये जो CH2 के बीच में है। सो ये वाला भी जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट में इन्वॉल्व होगा। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि एक्चुअल में इस रीअरेंजमेंट में हमारे कौन कौन से एटम्स इन्वॉल्व होंगे। अब ये रीअरेंजमेंट होगा कैसे, लेट्स लुक इनटू दिस। सो आपका जो गामा हाइड्रोजन का एक H है वो आपका चला जाएगा O के पास और एक बॉन्ड बनाएगा। साइमल्टेनियसली क्या होगा, ये आपका O वाला बॉन्ड टूटेगा एक, वो इधर शिफ्ट होगा, और बीटा बॉन्ड टूटेगा जो कि अल्फा बीटा के बीच में है, और वो इधर शिफ्ट होगा। सो इसकी एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। आप ट्रांजिशन स्टेट और फाइनल प्रोडक्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या हुआ। इसकी कुछ ट्रांजिशन स्टेट इस तरह की बनती है, ये CH2 से आपका H बॉन्ड जो है वो टूट रहा है और जाके जुड़ रहा है O के पास, O पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज ट्रांजिशन स्टेट में। साइड बाय साइड जो O के पास डबल बॉन्ड था उसमें से एक ही जो डॉटेड लाइन पे है वो टूट रहा है एंड उसकी शिफ्टिंग हो रही है साइड वाले हाइड्रोजन पे, यानी कि सॉरी साइड वाले कार्बन पे जो कि है अल्फा कार्बन। सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस।
देन अल्फा बीटा वाले के बीच का बॉन्ड टूटेगा और जाके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ये वाला जो ऊपर जा रहा है। सो इस तरह की एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब देखते हैं कि इसके फाइनल प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं। सो ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आएंगे, एक को हम बोलेंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल और दूसरे को हम बोलेंगे मैक्लिफार्टी रीअरेंजमेंट आयन। सो अगर आप डेफिनेशन में देखोगे तो यहाँ पे लिखा है इट लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अब वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कौन सा होगा ये भी हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मैक्लिफार्टी रीअरेंजमेंट आयन आपका कौन सा बना। सो दैट वुड बी OH CH डबल बॉन्ड CH2। O पे आपका आएगा पॉजिटिव चार्ज और एक फ्री रेडिकल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो ये वाला पार्ट था, यहाँ से H अटैच होके ये पूरा पार्ट अलग हो गया। ये हुआ आपका मैक्लिफार्टी रीअरेंजमेंट आयन। इसको आप MR आयन भी बोल सकते हो। प्लस अब एक बनेगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होगा, पहले तो हमारे पास ये आया जिसमें आपका H ऑलरेडी आ चुका है O के पास। अब आपका बचा ये। अब अगर आपने ये वाला रिएक्शन देखा हो तो ये अल्फा बीटा जो बॉन्ड ब्रेक हुआ ये ऑलरेडी ऊपर जाके एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर चुका है। सो नाउ यू विल गेट CH2 double bond CH2 which is ethene and this is your neutral molecule. So this is known as मैक्लिफार्टी रीअरेंजमेंट। अभी देखने में आपको थोड़ी सी टिपिकल लग रही होगी पर एक दो बार आप इसको खुद कॉपी में लिख के देखोगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगी। मेनली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ये डेफिनेशन वाला पार्ट। आपसे कोई एग्जाम में ये नहीं पूछ रहा कि ट्रांजिशन स्टेट बना के दिखाओ या एंड प्रोडक्ट्स बना के दिखाओ। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इस सबका, बट जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो आपके इधर वाले पार्ट से आएंगे कि आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम माइग्रेट हो रहा है और क्लीवेज हो रहा है बीटा बॉन्ड का। सॉरी अल्फा नहीं, गामा, दिस इज गामा। और एलिमिनेशन होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल का। नाउ इसकी एक स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट होती है। इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको YR शर्मा में लिखा मिलेगा, अगर आप पढ़ना चाहो तो एक बार आप उससे भी पढ़ सकते हो। सो द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्लिफार्टी रीअरेंजमेंट इज दैट जो भी आपके मॉलिक्यूल की साइड चेन है इट शुड कंटेन एट लीस्ट 3 कार्बन एटम्स। क्योंकि 3 कार्बन एटम्स नहीं होंगे तो आपका गामा हाइड्रोजन तो कहीं से भी ओरिजिनेट नहीं हो पाएगा और माइग्रेशन मेनली उसी का ही होता है। सो दैट्स व्हाई यू नीड 3 कार्बन एटम्स। नाउ देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू मैक्लिफार्टी। एक रिएक्शन होती है डबल मैक्लिफार्टी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत है नहीं और मैं यहाँ पे रिएक्शन भी नहीं लिख रही हूँ। अगर आपको देखनी हो तो आप एक बार वायर शर्मा में देख सकते हो। मेनली क्या होता है, मैक्लिफार्टी रिएक्शन होती है, उसके बाद जो आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं उन पे भी मैक्लिफार्टी हो जाती है। सो एक क्वेश्चन है, मैंने काफी प्रैक्टिस पेपर्स में भी देखा है कि डबल मैक्लिफार्टी रीअरेंजमेंट रिएक्शन कौन से कंपाउंड्स में पाई जाती है। सो इसका आंसर है कीटोन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये आपके बेसिक पॉइंट्स है मैक्लिफार्टी के। इससे आगे या इससे ज्यादा अगर कुछ पूछा गया तो फिर उसका आंसर आप क्या कोई भी बी फार्मा का स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। सो अगर आप इतना ही पढ़ लेते हो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मैक्लिफार्टी। मीनवाइल यू कैन रेफर वाया शर्मा फॉर रीडिंग द concept and draw the reaction carefully. Any doubts?
Can I change the slide now? Yes, ma'am. अपार्ट फ्रॉम दिस मेन टॉपिक्स तो हमने कवर कर ही लिए हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के। कुछ 2-3 और पॉइंट्स हैं, उनमें से एक टॉपिक है नाइट्रोजन रूल। सो सिंपली इसकी डेफिनेशन बस समझ लो और लिख भी लो। राइट डाउन, अ मॉलिक्यूल ऑफ even numbered molecular mass must contain no nitrogen atom or an even number of nitrogen atom, whereas an odd number of molecular mass requires an odd number of nitrogen atoms। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। अगर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल अगर हमारे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट इवन है तो दैट मीन्स कि उसमें या तो कोई भी नाइट्रोजन एटम नहीं है या फिर इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स है। ऑन द अदर हैंड अगर ऑड नंबर है मॉलिक्यूलर मास का तो दैट मीन्स कि जो मॉलिक्यूल है उसमें ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स है। सो दिस इज नोन एज नाइट्रोजन रूल। दो सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट वन इज बेस पीक। आई डोंट थिंक क्लास में हमने डिस्कस किया था। सो कोई भी मास स्पेक्ट्रा होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मास स्पेक्ट्रा जो होता है वो किसके बीच में होता है आपका? एनीबडी हु नोज? मैम मास एंड चार्ज। वो तो आपका एक्स एक्सिस पे होता है, मास बाय चार्ज रेशियो। देखो मास स्पेक्ट्रा क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। मास स्पेक्ट्रा आपका वाई एक्सिस पे आपका होगा रिलेटिव अबंडेंस, परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस, और एक्स एक्सिस पे आपका रहता है मास टू चार्ज रेशियो। जेड और ई का मतलब यहाँ पे सेम ही है, एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। सो बेस पीक क्या होती है? अगर मैं यहाँ पे एक स्पेक्ट्रा बनाऊं, यहाँ पे है आपका परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस और यहाँ पे आपका एम बाय जेड और एम बाय ई, दोनों का मतलब एक ही है। अब मान लो आपके पास कुछ ऐसी पीक्स आ रही हैं आपके स्पेक्ट्रा में, तो बेस पीक क्या होती है एक्चुअली में? आपके मास स्पेक्ट्रा की जो टॉलेस्ट या बोल सकते हैं कि जो मोस्ट इंटेंस पीक होती है उसे हम बेस पीक बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पेक्ट्रा हमने ड्रॉ किया है फॉर अ रेफरेंस, इसमें जो ये हमारी सबसे लंबे वाली है, किसी भी मास स्पेक्ट्रा में जो सबसे लंबी होगी यानी कि उसकी उस वाले मॉलिक्यूल की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। मान लो जैसे यहाँ पे है 10, 15, 25, 30, 35, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर वेट है, एम बाय जेड रेशियो मतलब ये मॉलिक्यूलर वेट है। तो आपके पास स्पेक्ट्रा में यहाँ पे पीक आई, तो दैट मीन्स कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट 25 है वो आपकी बेस पीक है, या उसकी जो क्वांटिटी है आपके पास जो मास स्पेक्ट्रा में जितना भी आयनाइजेशन वगैरह जो भी हुआ उसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, दैट इज द मोस्ट इंटेंस, वो होती है हमारी बेस पीक। इसकी डेफिनेशन भी लिख लो। द मोस्ट इंटेंस। मैम 1 मिनट पिछले वाला स्लाइड दिखाइए ना।
ओके मैम। द मोस्ट, ये बेस पीक की डेफिनेशन है। इंटेंस, ब्रैकेट में लिख लो टॉलेस्ट पीक इन अ मास स्पेक्ट्रम which is due to the ion with the greatest relative abundance. Is known as the base peak. अब इससे किस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं इस डेफिनेशन से? अगर इनामदार उठा के देखोगे या पिछले साल के पेपर उठा के देखोगे तो क्वेश्चन बहुत ही सीधा सीधा है। द मोस्ट इंटेंस पीक इन मास स्पेक्ट्रा इज नोन एज, और ऑप्शन में क्या दे देता है आपको? मॉलिक्यूलर आयन पीक, मेटास्टेबल पीक, बेस पीक, या फिर कुछ भी हो सकता है आपका डॉटर आयन पीक। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है और उसका बहुत ही सिंपल सा आंसर होता है बेस पीक। इतना याद रखना कि जो सबसे इंटेंस और सबसे लंबी होगी, जिसका रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा होगा, अगर स्पेक्ट्रा में देखोगे तो इसका रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा है ना, सबसे ऊपर तक पहुंच रही है ये, दिस इज द बेस पीक। Now there is one more peak which is known as molecular ion peak. Again important, इससे भी आपका क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। द पीक फॉर्म्ड ड्यू टू द रिमूवल ऑफ one single electron, full stop. It has the greatest m by z value and that value is the relative molecular mass of the compound. अगर आपको थोड़ा सा याद हो या अगर आप अपने कॉपी के पेज पलट के देखो तो सबसे पहले क्या होता था, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट होता था न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे, फिर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन निकलता था, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रिमूव होता था, उसकी वजह से जो आयन फॉर्म होता था उसको हम बोलते थे मॉलिक्यूलर आयन पीक। इतना सबको याद है? फर्दर जब इन मॉलिक्यूलर आयन पीक्स का और फ्रेगमेंटेशन होता था और इलेक्ट्रॉन्स निकलते तो हमारे पास बनते थे फ्रैगमेंट आयंस या डॉटर आयंस। तो ये क्या बोल रहा है? द पीक फॉर्म्ड ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वन सिंगल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द मॉलिक्यूलर आयन पीक। इट हैज द ग्रेटेस्ट m by z वैल्यू। ग्रेटेस्ट तो होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक ही निकला है और बाकी अगर डॉटर और फ्रेगमेंट आयंस में देखें उसमें और इलेक्ट्रॉन्स भी निकल चुके हैं, सो इसकी जो m by z वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और वो वैल्यू जो होगी दैट वुड बी द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर आयन पीक। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, पहले भी आ चुका है, कि बेस पीक रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर होगा फॉल्स। तो इन दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, बेस पीक और मॉलिक्यूलर आयन पीक। बेस पीक अलग है, मॉलिक्यूलर आयन पीक अलग है। इसकी डेफिनेशन पढ़ो, 2-3 बार समझ आ जाएगा आसानी से। बाकी आई गेस मैंने आपको दूसरी डेफिनेशंस तो बता दी थी ना, मेटास्टेबल आयन पीक वगैरह की, लास्ट क्लास में। यस मैम। तो आपकी डेफिनेशन सारी कवर हो चुकी है, बेसिक जो आपका कंसेप्ट जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं वो भी कवर हो चुका है। आपके सेमेस्टर के सिलेबस में भी है क्या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी? सेवंथ में।
Okay. Any doubts till here?